स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में, देश का पहला ऐसा शो जो कि बात करता है लाइव रियल टाइम इंटरैक्टिव तरीके से कि किस तरीके से क्रिप्टो के बाजार में क्या हलचल है, कहाँ पे मौके निकल रहे हैं मुनाफा कमाने के, क्रिप्टो में कहाँ खरीदा जा सकता है, कहाँ बेचा जा सकता है, किस तरीके से ट्रेड करें या निवेश करें। सबसे बड़े कॉइन चाहे बिटकॉइन की बात करें या उसके बाद बहुत सारे और बड़े कॉइन और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स, बहुत अलग अलग सेक्टर, सब चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ में जुड़ते हैं जो कि हमें इसमें मदद करते हैं। हमारे साथ में आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं पूनम सिंह जी। उनके पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं क्या हलचल है क्रिप्टो के बाजार में और क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेक हो गया है और कुछ समय बाद हम वापस से शो को शुरुआत कर रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है कि समझना कि बाजार कैसा चल रहा है और क्रिप्टो के बाजार में क्या हालचाल है। बहुत स्वागत है पूनम जी हमारे शो पर, और साल का पहला शो क्रिप्टो पे हम कर रहे हैं और आपके साथ कर रहे हैं। सबसे पहले कैसी शुरुआत तो अच्छी नहीं रही क्रिप्टो की, बिटकॉइन की खासकर इस नए साल में। जी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। शुरुआत एज एन इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़ रहा है, बट ट्रेडर्स के लिए तो कभी भी जहाँ वॉलेटिलिटी है तो कोई बुरा दिन नहीं होता है। तो आई वुड नॉट से इट वाज अ बैड स्टार्ट बिकॉज इंडस्ट्री साइडवाइज मूव कर रहा है क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, लेकिन वॉलेटिलिटी तो है एंड मुनाफे के मौके मिल जाते हैं एज ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स को जरूर जो दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी वो कुछ और महीनों के लिए टारगेट्स मूव कर गए। तो नाउ जो 100,000 हम दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाउ वो मई तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो ग्लोबल सिनेरियो भी है, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस भी है, वो भी कहीं ना कहीं जैसे फेड जो धमकियां दे रहा है अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, तो इस वजह से मार्केट बिटकॉइन पे असर है। बाकी एनएफटीज और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को तो आप देख ही रहे हो कि उन पर किसी भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस का कोई असर नहीं है। एंड साउथ अमेरिकन इकोनॉमी में भी क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ रहा है। एंड इफ यू सी कोलंबिया के साथ साथ ब्राजील एंड 30 अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका जो अडॉप्शन है क्रिप्टो का बढ़ रहा है। एंड इलेक्शन ईयर भी है साउथ अमेरिका में, ब्राजील क्योंकि साउथ अमेरिकन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है, तो क्रिप्टो एंड डिजिटल न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। एंड एशिया में भी आप देखेंगे एनएफटीज का, चाइना ने बिटकॉइन को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन एनएफटीज के लिए इट इज सेइंग कि अभी हम सेपरेट इंडस्ट्री एनएफटी के लिए बनाएंगे। तो क्रिप्टो के लिए कभी भी बुरा नहीं है। वो इन्वेस्टर्स प्राइस इंप्रूवमेंट ग्रोथ रेट डिले हो गया है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री तो बिल्कुल बूम कर रहा है। बुरा नहीं है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है एक चीज पूनम जी, कि शायद हमारी उम्मीदें भी कुछ ज्यादा हो गई हैं क्रिप्टो से, क्योंकि वो इतनी तेजी में चीजें चली या चलती थी या चलती रही हैं कि उम्मीद कुछ ज्यादा है, जल्दी है कि अगर हम 2-3 महीने, अगर 1-2 महीने रुक जाता है क्रिप्टो या बिटकॉइन, तो लगता है कि ये तो मतलब स्लो समझते हैं, जबकि हम यही बाकी एसेट क्लास में कई कई साल चीजें रुकी रहती हैं। पिछले कितने सालों से रियल एस्टेट पूरा का पूरा रुका हुआ है और ना के बराबर उसके अंदर में अप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कितने कितने महीनों और सालों तक गोल्ड रुक जाता है या बहुत ही आसपास ही चल रहा होता है एक ही रेंज में, और कोई उस पर कुछ नहीं सवाल उठाता है। लेकिन क्रिप्टो से शायद उम्मीदें कुछ ज्यादा होती हैं या बिटकॉइन से कुछ उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो इसलिए अगर 1-2 महीने थोड़ी सी रुकावट भी होती है तो शायद वो ज्यादा उस पर सवाल उठने लगते हैं। ठीक है ना जी। सो क्रिप्टो को अभी क्योंकि नई इंडस्ट्री है तो लोग उसको गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देख रहे हैं, बट वही है कि धीरे धीरे जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इसका कोरिलेशन विद अदर लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, आप जैसे S&P 500 इंडेक्स के साथ अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री का कोरिलेशन देखेंगे तो इट्स पॉजिटिव। जैसे बाकी S&P 500 डाउन जा रहा है तो ये इंडस्ट्री में भी हमको स्लम्प देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे कोरिलेशन बढ़ रहा है, ये क्रिप्टो का जो फास्ट अभी, क्योंकि हैश रेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्यूटिंग पावर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, माइनर्स आर फेसिंग चैलेंज। तो चैलेंजेस भी हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री राइज करेगी तो चैलेंजेस आएंगे। आऊंगा पूनम जी उस पे, क्योंकि ये हैश रेट और ये वाली जो चीजें हैं माइनिंग पे, इस पे एक छोटा सा एक आपका व्यू एक उस पे अलग से लेना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल क्या लगता है कि बॉटम हो गया है बिटकॉइन में, और क्या ये अब हम यहाँ से मतलब एक सपोर्ट ले लिया है, या अभी आपको और नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं?
सो एज ऑफ नाउ टुडे क्या हो रहा है, पिछले एक वीक से बिटकॉइन एक रेंज में मूव कर रहा है, यू नो, जो लोएस्ट सपोर्ट था दैट वाज 40,000, बट 40,000 को टच करके वापस आया है, तो 40-45 के बीच में मूव कर रहा है। बट अभी भी यू नो इट इज आई एम सीइंग कि अगर यू नो नीचे जाता है, अगर 40 ब्रेक किया तो देन वी विल सी 30,000। एंड मैं बिल्कुल यू नो बहुत ही पॉजिटिवली नहीं, वीकली बेसिस पे वी आर सीइंग कि थिंग्स आर बुलिश, बट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आई एम सीइंग दैट 36,000 तक वी कैन टच। 36 के बाद फिर उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ठीक तो है, मतलब अभी दोनों भी चीजें, अगर 40 पे वैसे सपोर्ट दिख रहा है वीकली लेवल पे अगर हम बात करें, और 40 के ऊपर ही रहना चाहिए, और वो अच्छी चीज है, अगर रहता है उसको मेंटेन कर पाता है, तो ये वापस से बुल रन फिर से शुरू कर सकता है और उसमें वापस से जा सकता है। लेकिन अगर उसके नीचे गया तो ये कहीं 36 या 30 के आसपास का, मतलब वो वाली भी एक रेंज आप देख रहे हैं कि वो भी हो सकता है, कि हो सकता है उसके नीचे का सपोर्ट वहां पे आए। जी ठीक कह रहा जी हूँ? जी जी। तो इस समय स्ट्रेटेजी क्या है इसमें? इस समय बाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बाई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सो इस समय डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है ही, जैसे जो 42 एंड 45 का जो रेंज है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वंस कंसोलिडेशन इज डन, ब्रेक ब्रेक लाइक रेंज का ब्रेकआउट होगा, नीचे की ओर होगा तो 36 देखेंगे, और ऊपर की ओर होगा तो यू नो विल सी अराउंड 52 विल बी अगेन बुलिश, अगर 52 टच करके ऊपर जाता है तो। तो एज एन इन्वेस्टर तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर एज आप ट्रेडर है तो आप फिर रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, आप सपोर्ट पर एंट्री लेके अपर रेंज पे एग्जिट कर सकते हैं। तो दोनों ही स्ट्रेटेजीज से आप काम कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो इट्स ऑलवेज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले भी एपिसोड्स में डिस्कस किया है। एंड 42 के बाद 65 67 टच करके आया है, तो यू नो अब साइक्लिकल मूव होगा। ये जो मैसिव ग्रोथ रेट हम पहले देखते थे, शायद वो अब देखने को ना मिले, जैसे जैसे थिंग्स गेट मोर। और अब थोड़ा रैशनली काम करने लगा, बाजार को बाजार की तरह काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो बहुत ही 21 दिन में पैसा डबल जैसी चीजें हो रही थी, या बहुत कुछ बहुत तेजी में जो भागता था कभी भी कुछ भी, अब वो वाली चीजें अब नहीं होंगी, और कहीं एक निवेश की तरह काम करेगा। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मुझे लगता है अभी भी ये कहीं ना कहीं उससे जो किसी बाकी ट्रेडिशनल जो एसेट क्लास है उनसे अभी भी इसके अंदर में स्कोप बहुत ज्यादा है, या बहुत सारा अभी उतना स्लो होने में या उतना कम प्रॉफिटेबिलिटी रहने में अभी समय है। तो ये एक चीज है। ठीक जी, है। बाकी जैसे आप ईयरली इंक्रीज रेट भी देखेंगे तो इट्स अराउंड 18% प्लस है, मतलब पिछले एक साल का जो आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो बाकी इंडस्ट्रीज से तो ज्यादा रिटर्न वैसे भी दे रहा है, यू नो वी गेट अराउंड 6% 7% इन अदर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो लॉन्ग टर्म जैसे हमारे लिए रियल एस्टेट है, इक्विटीज है, कमोडिटीज है, गोल्ड है, तो गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए अभी भी हमने देखा है कि यू नो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट था, काफी गोल्ड का ट्रैफिक बिटकॉइन में और आया है, मूव किया है। तो ये भी हमारे लिए एक वो जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते थे, ट्रेडिशनल ऑप्शंस, उनको कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा निकलकर बिटकॉइन में आ रहा है। एंड अभी भी बिटकॉइन को आप यू नो वी डोंट सजेस्ट कि यू पुट ऑल योर मनी इन बिटकॉइन। आपका एक पोर्टफोलियो का सर्टेन परसेंटेज बिटकॉइन में होना चाहिए, एंड volatility is not bad, मतलब अभी you know it will definitely give you more returns than all other options. ठीक है, और उसको बाकी एसेट क्लास से कंपेयर करेंगे और तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जो पूनम जी कह रही है वो आप अगर देखिए तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। एक साल में 16.5% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और 6 महीने में 32% रिटर्न दे रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 महीने में -33% है, एक महीने में -8% 9% है, ठीक है। लेकिन फिर वापस और बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर में 2% की ग्रोथ दिखा रहा है, केवल बिटकॉइन की भी हम बात कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक अगर आप निवेशक हैं तो आपको ये शॉर्ट टर्म या बीच की जो चीजें हैं इनसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें होती हैं ट्रेडर्स के लिए, और ट्रेडर्स इसमें भी फायदा उठा लेते हैं, वो दोनों तरफ से कमा सकते हैं। तो वो सेल करके भी कमाते हैं और बाय करके भी कमाते हैं, तो वो एक अलग चीज है। अगर आप निवेशक हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक साल में 16% 16.5% दिया हुआ है बिटकॉइन ने, और अगले साल में भी कहीं ना कहीं उससे या उससे ज्यादा की उम्मीद सभी एनालिस्ट लगा रहे हैं। तो वो आपको, और ये इसको मौके की तरह देखिए कि डिप ये जो आई है ये कहीं ना कहीं ऐड करने का या एक्यूमुलेट करने का या एवरेजिंग करने का मौका है। अगर आपने पीछे 2-3 महीना पीछे खरीदा हुआ है तो शायद आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, उससे आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक
जो सलाह, जो एक मदरहुड स्टेटमेंट जो पूनम जी कह रही हैं, अपना सारा पैसा क्रिप्टो में मत डालिएगा, सारे एसेट क्लास को, उनकी इंपॉर्टेंस को समझते रहिए। हो सकता है कहीं पे कम आए प्रॉफिट, कहीं ज्यादा आए, कहीं जल्दी आए, कहीं देर में आए, लेकिन वो बैलेंसिंग जरूरी है, वो हेजिंग जरूरी है। तो आप सब तरीके के एसेट क्लास को बराबर की इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ठीक है पूनम जी, सवाल पे जाऊंगा क्योंकि एक सवाल अकेला है और अकेला 10 सवाल के बराबर है, उस पे जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपकी कोई रिकमेंडेशन, कोई कॉइन अभी आप देख रही हैं जिसपे कि काम किया जा सकता है, 1 या 2 या 3 कुछ भी? तो अभी तो क्योंकि मार्केट जैसे मैंने कहा कि 36 तक मैं देख रही हूँ, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टोकन नहीं है, बट आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो मेटावर्स एंड एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कंपेयर टू अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स वो आपको बेहतर एक रिटर्न दे जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई रिकमेंड एग्जैक्टली करने के लिए नहीं, तो जरूरी नहीं है, तो वो कोई बहुत नियम ऐसा कुछ नहीं, कानून नहीं है कि आपको देना ही देना है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है और आप कह रहे हैं कि शायद ये एक डिप और आ सकती है और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं, तो हम तब रिकमेंड करेंगे आप आज खरीद करके और फिर हम उसको नीचे लाल निशान में देखें, उसकी जरूरत नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई नया कॉइन अभी आज आप नहीं देने वाले हैं? अभी नहीं, अभी आई सजेस्ट आप वेट कीजिए। एज एन इन्वेस्टर वी विल सी मोर अपॉर्चुनिटीज। मैं अगर इसमें ऐड करूं तो मुझे लगता है कि पूनम जी जो देख रही हैं जिन लेवल्स को, ये देख रही हैं कि 45,000 के ऊपर कब निकलेगा। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 45,000 के ऊपर में कंफर्मेशन एक आ रहा है ये बाइंग करने का, और वहां से एंट्री के लेवल, जब बीटीसी 45 के ऊपर निकलेगा तो बाकी बाजार भी कहीं ना कहीं एक उस वापस उस रन को, उस ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा, उस ट्रेंड में वापस आ जाएगा, पॉजिटिव ट्रेंड में, तब या तो बाय करेंगे। और या अगर नीचे के लेवल्स आते हैं तो यानी बिटकॉइन में अगर 36 के आसपास के लेवल्स नीचे के अगर आ सकते हैं या आए, तो वो भी एक मौका होगा नई एंट्री करने का। फिलहाल नई एंट्री करने का तो समय नहीं है। ठीक है, तो पूनम जी मैं ये सवाल ले लेता हूँ, ये सवाल अपने आप में कंप्लीट है, आज का शो कंप्लीट कर देगा। जितनी चीजें मुझे पूछनी थी वो सारी चीजें निलॉय सेन जी ने पूछ ली हैं। वो कह रहे हैं कि मैम आई हैव लूना आडा ENJ डॉट माना एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो इज 20% डाउन। अगर 20% डाउन है ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये शायद पिछले 1 से 2 महीने के बीच की ही एंट्री होगी, क्योंकि तभी शायद 20 से 30% या 40% का, तो पिछले ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की बाइंग होगी या 4 महीने की बाइंग होगी, पिछले 1 क्वार्टर में ही होगी, तभी आपका -20% हो सकता है। और पूछ रहे हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या इनको लॉस बुक कर लेना चाहिए और बाद में दोबारा से एंट्री करें या कुछ और? So I suggest आप अभी एग्जिट ना करें, बिकॉज इन क्रिप्टो 20% डाउन इज लाइक 2% या 1% इन अदर स्टॉक मार्केट्स, या तो 20% इज नॉट अ बिग डील। एंड अगर आप ग्लोबल सिनेरियो या इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिनेरियो देखेंगे, जो आपके टोकन्स हैं दे आर मोस्टली मेटावर्स टोकन्स। तो मेटावर्स जो इंडस्ट्री है वो बिटकॉइन भले ही नीचे जा रहा है, अदर प्रोजेक्ट्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन मेटावर्स इंडस्ट्री में भी जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। एंड आपने देखा होगा डिज्नी, सैमसंग एंड मेजर बिग कंपनीज आर वेंचरिंग इनटू मेटावर्स। तो अगले 3-4 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर आपका ये जो 20% तो बहुत छोटा सा है। आई थिंक ये काफी अच्छा रिटर्न आपको दे के जाएगा। अगर सिर्फ माना ही जो एक्सपेक्टेड मूव अगर कर जाएगा, तो आपका जो बाकी पोर्टफोलियो अडा है, ENJ, अगर वो नीचे भी जाएंगे तो वो माना एक प्रोजेक्ट ही आपका सारा पोर्टफोलियो को पॉजिटिव कर देगा। तो आई सजेस्ट आप इनमें अभी एग्जिट ना करें। एंड इट्स नॉट अ लाइक कोई मेजर डिप नहीं है। एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अपकमिंग वीक्स, जब हम सजेस्ट करेंगे कि एंट्री लेने का टाइम है। बट कोई दिक्कत वाली या परेशानी मैं जहां तक समझ रहा हूँ पूनम जी कि इनके जो सिलेक्शन है वो अच्छा है, जो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो कॉइन्स अच्छे हैं और उसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। -20% क्रिप्टो के अंदर में कोई बड़ा फिगर नहीं है। तो हमें वही वाली चीज है कि हमें बिल्कुल नए तरीके से चीजों को समझना होगा। क्रिप्टो के अंदर में जब आप जाते हैं तो शेयर बाजार से इसको कंपेयर ना करें। वहां -20% मतलब ये होता है कि अब आप एग्जिट करो, बुक करो लॉस और बाहर आ जाओ और पैसा बचाओ और फिर वापस से जब एंट्री का लेवल आएगा तो फिर एंटर करना। यहाँ -20% इज नथिंग। जो पूनम जी कह रही हैं कि ये वैसे ही है जैसे वहां पे -2% होता है और आप बाहर नहीं जाते, वैसे यहाँ -20% है तो उस पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
तो कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट ये टाइम है, आप यहाँ पे भी एवरेजिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर और नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो और ऐड कर सकते हैं ये वापस से। और उसके अंदर में खासकर एक आध जो ऐसे वाले कॉइन्स हैं जो कि मेटावर्स से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं और उस पर बड़ा काम कर रहे हैं, सैंडबॉक्स, माना, ये वाले चीजें, वो आपको एक बड़ा मुनाफा कम से कम वही इतना दे देंगे जिससे जब वापसी आएगी, कि अगर बाकी कॉइन्स नहीं भी चलते हैं, एक बार को माना जाए कि आपके 5-6 जो कॉइन्स हैं उनमें से केवल 1 या 2 भी जो उसके मेजर प्लेयर हैं मेटावर्स के, वो आपको इतना रिटर्न दे देंगे कि आपका बाकी सारा पोर्टफोलियो, आपका सब कुछ, वो सब ग्रीन में पहुंचा देंगे। तो ये कह रहे हैं पूनम जी। चलते चलते पूनम जी, माना मेटावर्स को लेकर के, अगर मेटावर्स की बात करें तो मेटावर्स के मेजर कॉइन कौन से होंगे जिस पे नजर रखनी चाहिए, जिसको एक्यूमुलेट करना चाहिए? सबसे बड़ा प्लेयर और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है मेटावर्स के कैटेगरी में? मेटावर्स के आई थिंक अभी जो मुझे याद हैं जो टोकन्स हैं, जैसे सैंडबॉक्स है, माना, डिसेंट्रलैंड है, एंड आई थिंक अगर मुझे केवल 2 कॉइन्स खरीदने हो मेटावर्स की स्टोरी को प्ले करने के लिए, तो वो 2 कॉइन्स कौन से होंगे? आप AXS जो गेमिंग है, AXS डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, माना रखिए, आप सैंडबॉक्स रखिए, एंड ANJ भी आप रख सकते हैं। तो ऑल दीज आर गुड प्रोजेक्ट्स, एंड जो कंपनीज है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, टीम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सैंडबॉक्स और माना को ही रख सकते हैं। ठीक है, सैंडबॉक्स, माना और कौन-कौन से बता रहे थे? ENJ। ये 3 से 4 ऐसे टोकन्स जो कि मेटावर्स के अंदर में बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है और मेटावर्स एक बड़ा प्ले होने वाला है, और उसके चलते पूनम जी कह रही हैं कि ये यहाँ पे आप इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं, या धीरे धीरे जब भी आपको डिप मिले तो उसके अंदर में बढ़ा सकते हैं। पूनम जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल ये है कि ये माइनिंग को लेकर के, हैश रेट को लेकर के, कि घट गया, बढ़ गया, हम बहुत सारी खबरें सुन रहे थे। एक बार 2 मिनट के अंदर में अगर आप समराइज कर दें कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि क्रिप्टो की माइनिंग हमने कई बार एक्सपर्ट से चर्चा करी, और उसमें ये होता है कि हमने अपना सिस्टम अपने कंप्यूटर को लगाया, जो कि उस सर्वर का पार्ट हो जाता है, उस नेटवर्क का पार्ट हो जाता है, और वहां पे हम वो सारे वैलिडेशन या ब्लॉकचेन ब्लॉक्स को, और उसको इसके ऊपर में वो हमारा सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर काम कर रहा होता है, इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसके बदले में हमें एक फी मिलती है, और उसको शायद उसी को, उस रेट को हैश रेट कहते हैं। कितना सही है, और इस हैश रेट में क्या चेंज आया है, क्या हो रहा है? सो अगर टेक्निकली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाऊं और इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो हैश रेट इज नथिंग बट कंप्यूटिंग पावर। हम अपने कंप्यूटर को यूज करके क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। कंप्यूटिंग पावर इज बेसिकली, कोई भी कंप्यूटर जब काम करता है तो वो एक एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इथीरियम या 1 इथर को माइन करने के लिए 15,000 वॉट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है एट प्रेजेंट। तो हैश रेट इज बेसिकली दैट पावर ऑफ कंप्यूटर्स। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो कंट्रीज हैं वो माइनिंग को कहीं ना कहीं, जैसे चाइना में हमने देखा कि जो मेजर माइनर्स थे, दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो अब जो माइनर्स हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ब्राजील है अभी, नाउ इट इज सपोर्टिंग, वो कह रहे हैं कि ग्रीन माइनिंग के लिए इट इज मेकिंग टैक्स फ्री, जो माइनिंग है उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मेजर माइनिंग कंपनीज हैं, दे आर गोइंग पब्लिक फॉर मतलब फंड्स निकालने के लिए। तो यूएस में देखेंगे IPOs लॉन्च आ रहे हैं, या पब्लिक जो मनी है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कंपनीज पब्लिक जाती है तो उनको काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी उसको, उनके जो मार्केट वैल्यूएशंस हैं, या ये चैलेंजेस जो माइनिंग कंपनीज हैं वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उसकी वजह से अगले 3-4 महीने विल बी लिटिल चैलेंजिंग टाइम फॉर माइनिंग एंड माइनर्स, क्योंकि टैक्सेस भी रहेंगे एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी उनको दिखाना है। प्लस जो ग्लोबल कजाकिस्तान में जो मेजर, कजाकिस्तान वाज अ मेजर माइनिंग ग्राउंड, वो कजाकिस्तान में जो लड़ाई, जो आई थिंक ग्लोबल क्राइसिस जो चल रहा है, तो ऑल दैट थिंग इज मेकिंग अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर माइनर्स। जियोपॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके चलते माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत उथल पुथल है। चाइना ने बैन करा, फिर कुछ हो रहा है, तो वो वहां से जो चाइना में बड़ी माइनिंग वो सब चीजें थी वो डिसरप्ट हुई,
उसी तरीके से यूक्रेन में और उधर से भी कुछ खबरें आई थी कि एक बड़ा सेंटर है वहां पे, वहां से माइनिंग का, लेकिन वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़े और बहुत सारी ऐसी वाली चीजें हुई, उसके चलते वहां पे अलग तरीके के रिसेप्शन है, ब्राजील से अलग तरीके की। तो वो ठीक है कि माइनिंग के अंदर में उथल पुथल। नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है अब? क्या हो गया है? क्या माइनिंग महंगा हो गया है, सस्ता हो गया है, अच्छा फायदा मिल रहा है माइनर्स को? आप जो कर रहे हैं हो क्या रहा है? So mining is a expensive process. Mining करने के लिए they need fund, they need government support. And जिन गवर्नमेंट जहां पर अभी तक माइनिंग हो रही थी वहां पर प्रॉब्लम्स अभी हैं, तो नाउ माइनर्स एंड माइनिंग कंपनीज आर ट्राइंग टू फाइंड सम सेफ हेवन्स। तो वो जो स्विच है फ्रॉम चैलेंजिंग कंट्री और चैलेंजिंग प्लेस टू अ सेफ प्लेस, वो अगले 3-4 महीने में ये चीजें स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। तो along with global economic situation and mining situation, 3-4 महीने में जो प्राइजेस स्लम्प है उसकी वजह से कंपनीज आर फेसिंग इश्यूज, बट अल्टीमेटली यही है कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, मार्च अप्रैल में देयर विल बी अ पॉजिटिव साइन। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा कंपनीज को फंडिंग आसानी से मिल पाएगी, क्योंकि अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो कंपनीज को फंडिंग में भी इश्यूज आ रहे हैं। तो इस वजह से लेकिन पूनम जी, अभी भी मैं बस उतना समझना चाह रहा था कि क्या इसकी वजह से ये जो बहुत ही छोटे लेवल के माइनर्स हैं या इंडिविजुअल माइनर्स हैं, इनको फायदा बढ़ नहीं गया होगा? सो इट डिपेंड्स कि अभी तक चाइना के बाद फिर देन यूएस वाज द कंट्री जहां पे माइनिंग हो रही थी, लेकिन यूएस में भी टैक्स हाइक करने की बात हो रही है। तो आई थिंक फायदा तो है ही डेफिनेटली, बट थिंग्स विल टेक टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है। प्लस क्या सप्लाई पे असर पड़ रहा होगा कॉइन्स के, और उसकी वजह से कहीं सप्लाई और डिमांड में कोई डिफरेंस आ रहा होगा और उसका भी कुछ असर देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 महीने? आई थिंक हाँ बिल्कुल, सप्लाई पे तो होता ही है, बिकॉज जहाँ पे माइनिंग या जो काम नहीं कर पा रहे हैं माइनर्स, तो सप्लाई में तो इशू होता ही है। लेकिन आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव। अभी अभी सप्लाई पे आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो मैं आई कम बैक टू इट लेटर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं माइनिंग को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी सरकारें बहुत सारा उस पर टैक्स लगाना चाह रही हैं, बहुत सारी तरीके से उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही हैं, और वो उनके जेन्युइन रीजंस भी हैं। माइनिंग अपने आप में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और सरकारें ज्यादातर कोशिश करती हैं कि सस्ते दरों पे बिजली उपलब्ध कराएं, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सके। और माइनिंग ज्यादातर इंडस्ट्री में नहीं है, मतलब क्रिप्टो की माइनिंग जहाँ पे जो लोग लगाते हैं वो ज्यादातर रेजिडेंशियल या उस तरीके से चीजें हो रही होती है कई बार। तो इंडस्ट्रियल जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की और वो जो रेट्स हैं उन रेट्स पे ना मिल करके आप रेजिडेंशियल, तो वो भी एक चैलेंज है। और इंडस्ट्रियल में भी मिल रहा है तो भी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है ये, बिजली बहुत खर्च होती है। कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो जो कमर्शियलाइजेशन होने में और चीजों को मेन स्ट्रीम आने में जो लाइक जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी अनऑर्गेनाइज्ड सा है अभी। अभी लोग इंडिविजुअली अपने घरों पे लगा रहे हैं, कोई कहीं लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब इकट्ठा होकर के कमर्शियलाइज होकर के और एक वो फॉर्मेट अभी बनने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अलग अलग देश, अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से उसको मैनेज कर रही हैं। और उसमें कोशिश उनकी ये भी है कि वो किस तरीके से कहीं शिफ्ट हो ग्रीन एनर्जी की तरफ। और वो एक अच्छा एक चर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर में अगर ज्यादा से ज्यादा माइनर जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं या इस तरीके के किसी नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा और उसके चलते एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी इमेज जाएगी, अच्छा मैसेज जाएगा कि किस तरीके से। वरना बहुत लोग इस पे भी उंगली उठाते हैं कि क्रिप्टो को बनाने में भी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, और लोग उस पर बहुत सारा डिबेट भी है क्योंकि ट्रेडिशनल जो फिएट करेंसी है उसको भी बनाने में और छापने में और माइनिंग में उसमें भी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, या उसके मैनेजमेंट में भी जिसमें बैंक्स और ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ठीक है कि इसमें बहुत सारा चैलेंज चल रहा है और इस और डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। माइनिंग इंडस्ट्री पे स्पेशली कोशिश करेंगे एक शो बनाएं और उसके अंदर में चर्चा करें कि माइनिंग होती क्या है, कैसे करी जाती है, कैसे आप भी अपने घर पे माइनिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे और पूनम जी से फिर समय लेंगे। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू। तो ये थी पूनम जी जो बता रही थी कि किस तरीके से
क्रिप्टो के बाजार में बहुत सारी हलचल है, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत अलग अलग देशों में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो एज करेंसी या बिटकॉइन खासकर कहीं थोड़ा सा एक रुका हुए उसमें है, या थोड़ा सा सटल उसमें चल रहा है। वापस से जब भी उछाल आएगा, बहुत और चीजें होंगी, या क्या मौके और निकलेंगे, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आज एक लंबे ब्रेक के बाद हमने वापस से शुरुआत करी है इस शो की। रोज सुबह आपके साथ में मंडे से फ्राइडे 10 बजे जुड़ेंगे। शेयर बाजार का सफर, मार्केट लाइव, क्रिप्टो बाजार का सफर, क्रिप्टो लाइव। अपने सवालों को हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आज माफी मांगता हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं आज जो हम नहीं ले पाए, कारण आपको पता है हमने बहुत दिनों से शो नहीं किया हुआ था, तो बहुत दर्शकों के बहुत सारे सवाल इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दर्शक वापस से हमारे साथ में जुड़े और आपने फिर से सवाल पूछने शुरू करा। कोशिश करेंगे आज से अगले इस 2 से 3 दिन के अंदर में कम से कम सारा बैकलॉग निपटा दें, सारे सवालों को हम कंप्लीट करके, और उसके बाद आगे चलें और आपके नए सवालों को भी लेते चलें। नए शोज बना रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए फाउंडर इंडिया।